हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 12th क्लास में प्यारे बच्चों, जो आपका यूपी बोर्ड में एग्जाम चल रहा है और 11 तारीख को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट आप तैयार करिए। पहला क्वेश्चन है, लिगेंड क्या है, उदाहरण से समझाइए। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सिलेक्टेड, आपको तैयार भी कर लेना है। किसी भी दम पे प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए, लिगेंड किसे कहते हैं। जब आप केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो केंद्रीय धातु परमाणु पे जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म जो भी देगा, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो या आयन हो, उसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चों लिगेंड। सिंपल भाषा में आप परिभाषा तैयार करोगे, रट्टा नहीं मारोगे। केवल आपको समझना है कि कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं संलग्नी। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन आया करता है, कीलट लिगेंड पर टिप्पणी लिखो। किस पर, कीलट लिगेंड पर। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। जैसे प्यारे बच्चों क्लोरीन 1 निगेटिव है, OH 1 निगेटिव है, Cn 1 निगेटिव है, इसी प्रकार ब्रोमीन 1 निगेटिव है, H2O एक्वा है आपका, नाइट्रोनियम है, नाइट्रोसोनियम है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चे। तो एग्जाम्पल सहित यहाँ पर लिखा है, आप लिख सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। द्विक्लवण किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण एवं सूत्र बताना है। द्विक्लवण क्या कहलाता है, तो द्विक्लवण वे योगात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयवों में टूट जाते हैं। कहने का मतलब जिसे हम जल में मिलाएं तो टूट जाए। आप सिंपल भाषा में हमारे तरीके से याद करो। द्विक्लवण वो यौगिक कहलाएंगे जो ठोस तो होते हैं, लेकिन उन्हें जल में मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो अपने अवयवी भागों में टूट जाते हैं, यानी जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, मूल अवयवों में वो समाप्त हो जाते हैं। ये चीज है। जैसे कार्नेलाइट है, KCl MgCl2 6H2O फिटकरी है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O है। तो द्विक्लवण ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जिन्हें जल में मिलाने से वे अपने मूल गुणों में या अपने मूल यौगिकों में टूट जाते हैं, या छोटे छोटे जिनसे मिलकर बने होते हैं अवयवों में टूट जाते हैं। सिंपल है। अर्थात इन्हें पानी में मिला दें तो अपने मूल गुण को खो देते हैं। हमारे शरीर में विटामिन सी क्यों संचित नहीं होती है, ये क्वेश्चन लगभग एमपी बोर्ड में था, लेकिन यूपी बोर्ड में विटामिन चैप्टर हट गया है। लेकिन यहाँ पर समझ लो, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए संचित नहीं होता। तो इसमें ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं फिर बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, क्यों। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन हैलाइडों में क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ता है, HCl से HI तक बढ़ता है। तो HF का क्या होना चाहिए भैया, देखो HCl का क्वथनांक HF से कम होता है। अब देखो HCl से HI तक बढ़ता है, तो इसका उल्टा है, लेकिन इसका एक कारण है। देखो HF का क्वथनांक अंतराणुक हाइड्रोजन अबंध के कारण अपसमान रूप से सबसे उच्च होता है। चूंकि HCl से HI तक बढ़ता है तो HF का कम होना चाहिए, लेकिन इसका हाइड्रोजन बंध के कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। एक ही कारण है। सब में आपका दुर्बल वान डेर वाल्स बल लग रहा होता है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बंध लग रहा होता है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, अर्थात HF का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बंध होता है। लिख लो आप लोग, एक ही कारण है। आप एक ही कारण व्यक्त करोगे वहां पे। सिंपल यदि इतना भी लिख देते हो कि HCl में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि HCl में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, इस कारण से HF का क्वथनांक उच्च होता है। इतना भी लिख दोगे ना तो आपको अंक मिल जाएंगे। आगे देखो बच्चा लोग, उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। बताओ भाई, उत्कृष्ट गैस के नाम तो आप आसानी से लिख सकते हो। यहां पर याद कर लो कि समूह 18 के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं, और अक्री भी, इसलिए इन्हें अक्री गैस अथवा उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया। लिख लेना, 18वें समूह के तत्व हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है, रेडान है। उत्कृष्ट गैसें क्यों कहा जाता है भैया, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, शून्य समूह, इन सब नाम से जाना जाता है। तो अक्रिय क्यों कहा जाता है, निष्क्रिय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। इनमें किसी भी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। 18वें समूह के तत्वों में ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, ना तो देने की, अर्थात तो लेने देने की आवश्यकता नहीं रखता, किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए उसे निष्क्रिय कहते हैं।
आगे देखो, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, कारण बताओ। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, बताओ आप। तो देखो, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा पूर्ण होते हैं, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों। देखिए जरा, O3 आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, यानी जब O3 यानी ओजोन टूटता है तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो कि एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। गंदले पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों। देखो क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना। गंदे पानी यानी गंदे पानी को साफ करना चाहते हैं तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्या होता है, देखो गंदे पानी में होता है धूलकण जो होता है निगेटिव चार्ज का, फिटकरी में होता है एल्यूमिनियम जो होता है पॉजिटिव चार्ज का। तो जब गंदे पानी में फिटकरी मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो निगेटिव चार्ज को उदासीन कर देता है और कण तली पे बैठ जाते हैं, समझ रहे हो, यही इसका मेन कारण है। गंदे पानी में धूल, मिट्टी के कण और बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं, ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं, यानी मिले हुए रहते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इनके कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश होता है, मतलब इन पर आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जल में फिटकरी मिलाने से स्कंदित हो जाते हैं, क्यों स्कंदित हो जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव निकलता है, फिटकरी से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव निकलता है, और जल में ये जो धूल कण है, मिट्टी के कण है, ये इसमें निगेटिव आयन होता है, तो एल्यूमिनियम जो 3 पॉजिटिव आयन है निगेटिव आयन को समाप्त कर देता है, उदासीन कर देता है। जब ये उदासीन हो जाता है तो तली पर बैठ जाता है, सिंपल है, पानी शुद्ध हो जाता है। ऐसा हार्डी-सुलजे का नियम बताओ भाई। हार्डी-सुलजे ने ये बताया था कि जिस पर जितना अधिक आयन होगा स्कंदन क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी, यही हार्डी-सुलजे का नियम है। रटना नहीं है, कोई भी टॉपिक रटना नहीं है, मात्र समझना है। हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, हार्डी-सुलजे ने स्कंदन से संबंधित एक नियम दिया, या स्कंदन शक्ति से संबंधित एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि जो स्कंदन शक्ति है वो संयोजकता पर निर्भर करती है, किसी भी आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उसका स्कंदन उतना ही अधिक होगा, यही हार्डी-सुलजे का नियम है। लो भैया एग्जांपल लिख लो, स्क्रीनशॉट तो कर ही सकते हो, एग्जांपल अपने से लिख लो। हार्डी-सुलजे ने बताया स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, किसी भी आयन पर जितना अधिक आयन होंगे, जितना अधिक चार्ज होगा, जितना अधिक आवेश होगा, स्कंदन उसकी उतनी ही अधिक होगी, यही हार्डी-सुलजे का नियम है, यही हार्डी-सुलजे का नियम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य क्यों होती है। अभी आपको बताया गया कि अक्रिय गैस में प्यारे बच्चों बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, ना तो इलेक्ट्रॉन किसी देने की क्षमता होती है, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जब कुछ होता ही नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गई, शून्य हो गया। इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य, सिंपल है, ऐसा दिमाग लगाओ। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चा लोग शून्य होता है। आगे देखो जरा, भौतिक शोषण और रासायनिक शोषण में 2 अंतर आप लिखो, ठीक है। भौतिक शोषण में वान वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि जो रासायनिक शोषण है ये रासायनिक बंध के बनने के कारण होता है, ठीक है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। लिख लो भाई साहब, क्वेश्चन लिख लो, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आते हैं और पूछ दिए जाते हैं, आपसे नहीं बनता है। भौतिक शोषण और रासायनिक शोषण में अंतर, भौतिक शोषण ये वान डेर वाल्स आकर्षण बल के कारण होता है, जबकि रासायनिक शोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। भौतिक शोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि रासायनिक शोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ओके चलिए, किसी ठोस पर गैस के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। किसी ठोस पर गैस के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं अधिशोषक की प्रकृति एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा पर, ताप, दाब, ये सभी के सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं कराते चल रहा हूं आपको। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन इनके परस्पर दाब समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी समान परस्पर दाब, ऐसे दो विलयन जिनके परस्पर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। वीडियो पुश करो भैया, लिख लो आप लोग, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम है, आप वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिनके परस्पर दाब क्या होते हैं बच्चे लोग, समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन में विलेय के मोलर सांद्रण समान होते हैं तथा समपराशरी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने का जो क्रिया हो, परस्पर क्रिया नहीं होती है। ओके चलिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, जब
अब क्रिया या क्रिया कारक का जो दर होता है वो प्रथम घात के सांद्रण के समानुपाती होता है। जैसे रासायनिक अपक्रिया की दर हो रही है वो क्रिया कारक पदार्थ के प्रथम सांद्रण यानी सांद्रण के समानुपाती होता है, जिसका घात 1 होना चाहिए, वो कहलाता है प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अपक्रिया। जब किसी क्रिया का दर क्रिया कारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होती है तो उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं, यानी जिसका घात 1 हो। एग्जाम्पल है NH4NO2, ये टूटता है तो N2+2H2 बनाता है, ये प्रथम कोटि अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर भौतिक शोषण क्यों घटता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भौतिक शोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब जो अपक्रिया संपन्न होती है, भौतिक शोषण होता है तो इसमें ऊष्मा निकलता है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ताप बढ़ाने पर यह प्रतीत अपक्रिया का समर्थन करेगा जिससे अधिशोषण घटता है। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ना दे करके उत्तर सहित मैं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। आगे देखो, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। सेल स्थिरांक किसे कहेंगे? विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। क्या बोला? विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता। लिख लो आप लोग, विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। कुछ भी नहीं, इतना ही करना आपको। फार्मूला लिख लो। यहां से क्वेश्चन बनता है अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखो। अपक्रिया की कोटि यह अपक्रिया में प्रयुक्त वेग समीकरण के सांद्रता के पदों के घातांकों का योग होता है। अनुसंख्यता भैया ये कितने पद भाग लेते हैं उनके कणों की संख्या होती है। कोटि जो होता है वास्तव में अपक्रिया की दर का निर्धारण होता है भैया कि हाँ अपक्रिया का दर हो रहा है, लेकिन अनुसंख्यता में कितना अणु भाग ले लिया, अपक्रिया हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, ये अनुसंख्यता कहलाता है। अपक्रिया संपन्न होने के पहले ही कितना अणु भाग लिया वो अनुसंख्यता कहला गया, लेकिन वास्तव में कितना अपक्रिया में संपन्न होने में यहाँ पे भागीदारी हुआ कि हाँ इतना अपक्रिया हो गया, वो निर्धारण किया कि हाँ भाई इतना हो गया, तो वो क्या कहलाया? अपक्रिया की कोटि। जैसे विद्यालय 15 बच्चे जा रहे हैं तो 15 चले गए तो अनुसंख्यता होगी कि 15 बच्चे जा रहे हैं, और जाकर के 5 ही पढ़ रहे हैं तो अपक्रिया की कोटि 5 हो गई। ऐसा समझो 15 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 15 बच्चे संख्या हो गई, कुल अनुसंख्यता हो गई, लेकिन वहां पहुंचे कितने? 5। पढ़ कितने रहे? 5। तो फिर वहां पे मेरे बच्चों 5 क्या है? उसकी कोटि होती है। इसका मान शून्य या प्रभाज्य में हो सकता है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, यह केवल पूर्ण संख्याओं में होता है। अपक्रिया की कोटि के द्वारा अपक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। अपक्रिया की आणविकता वेग के साथ कोई संबंध नहीं रखता। तो ले भैया इन प्रश्नों को तैयार कर लो, अंतर याद कर लो, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।